हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपीएस खारीवाल पॉलिटिकल स्टूडियो। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए और यूजीसी नेट के लिए। पूरा टॉपिक करेंगे शुरुआत से लेके एंड तक, सारे आर्टिकल पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के। आप शुरुआत से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। पूरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्शन मेथड, टेन्योर, पावर्स एंड फंक्शन, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, भारत का पहला नागरिक कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है। प्रेसिडेंट्स पावर, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन और जितनी भी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ है किस में मेंशन की गई है? भाग 5 में, यानी कि पार्ट 5 में। ओके, पार्ट 5 में मेंशन की गई है, चैप्टर 1 में, हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मेनली इनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 52 से 62 तक ही इनके आर्टिकल्स हैं, पर अलग अलग आर्टिकल्स में इनकी अलग अलग पावर्स मेंशन की गई है। जैसे हमने गवर्नर वाले टॉपिक में पढ़ा था, 1, 2, 3 में किसकी पावर है? 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट की पावर है। ठीक है, प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? अध्यादेश जारी करने की। और 2 और 3 में किसकी है? गवर्नर की। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि 52 से 62 तक ही है आर्टिकल। मेन जो आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के वो किस में है? पार्ट 5 के, जो कि यूनियन से रिलेटेड है, वो है 52 से 62 में। ठीक है, पार्ट 5 यूनियन का रहेगा। इसमें चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव है और ये चैप्टर किससे डील करता है? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं, अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स रहेंगे 52 से 62। क्लियर है चीज़ें? ओके, प्रेसिडेंट को क्या कंसीडर किया जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 52 में उल्लेख है, किस चीज़ का उल्लेख है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किस में मेंशन किया गया है? हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 53 में बताया गया जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किस में रहेगी? प्रेसिडेंट में। मतलब एग्जीक्यूशन की पावर, पावर्स को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, पावर्स को एक्सरसाइज करना। पावर्स का प्रयोग कौन करेगा? कौन करेगा पावर्स का प्रयोग? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, किसकी सहमति से करेगा? उसको एडवाइस कौन देगा? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास अपनी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होगी नहीं, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा? प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो देगी। अंडर विच आर्टिकल? अंडर 74। ओके, बट 53 में क्या बताया गया? 53 में प्रेसिडेंट की पावर बताई गई है कि अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत रहेगी किस चीज़ की? एडवाइस की, तो वो किससे लेगा? प्राइम मिनिस्टर के पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उससे वो एडवाइस लेगा। ठीक है, बट जो एडवाइस देने की पावर है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 74 में मेंशन है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल अपना रहेगा आर्टिकल 54। इस आर्टिकल में बताया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज है जो हमारे 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे। ये इलेक्टोरल कॉलेज में आएंगे। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, हर स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स काउंट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। किसके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे?
प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज विल पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दैट इज़ दिल्ली एंड पुडुचेरी विल पार्टिसिपेट, किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, कौन इंक्लूड नहीं रहेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो नॉमिनेट किए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 स्टेट्स में है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? 70th अमेंडमेंट हुआ था, 70वां संविधान संशोधन। क्या बताया गया? आपको ये याद रखना है, 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। कब हुआ 70वां संविधान संशोधन? 1992 में हुआ। इसके द्वारा कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया प्रेसिडेंट के? 54 एंड 55 को। ठीक है, 54 एंड 55 आर्टिकल को अमेंड कर दिया गया एंड इंक्लूडेड दैट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इसमें क्या डाला गया? दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे किसके चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? 70वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 में। उसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स को क्या किया गया? इलेक्शन करने की इजाज़त दी गई। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति को किस मेथड से इलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसका है? आप कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया के साथ साथ हम और कहाँ यूज़ करते हैं? और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू हम किसका चुनाव करते हैं? ठीक है, प्रेसिडेंट का चुनाव हम कौन से मेथड के थ्रू करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू करते हैं, मतलब आनुपातिक जो प्रणाली होती है उसके थ्रू हम किसका चुनाव करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? फिर से रिपीट कर रही हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके थ्रू हम किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मेथड कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल एंड सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज़ किया जा सकता है। हम इसमें ईवीएम का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, अब यही जो सिस्टम है, ये सिस्टम यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, मतलब इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया में। क्या है? छोटे स्टेट भी है, बड़े स्टेट भी है, तो ये जो सिस्टम है ये यूनिफॉर्मिटी लाता है, क्योंकि सभी स्टेट्स के हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस सिस्टम के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब हर स्टेट से कैंडिडेट उनकी जनसंख्या की तुलना में लिए जाते हैं, चुने जाते हैं, और वही किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। पढ़ लेते हैं कैसे। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब हर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉपुलेशन जितनी होगी उतने ही उन स्टेट की क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मान लीजिएगा वहाँ की पॉपुलेशन है ही सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एमएलएज कहाँ के चुने जाते हैं? एमएलए की संख्या भी कहाँ की हायर होगी? एमएलए की संख्या भी उत्तर प्रदेश की हायर होगी। अब सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो सिक्किम की जो वैल्यू है वोट्स की वो भी क्या होएगी? लोअर होएगी। क्लियर है चीज़ें? तो ये प्रपोर्शन रहता है कहाँ का? ये प्रपोर्शन रहता है जनसंख्या की तुलना में, जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं वो जनसंख्या की तुलना में इस तरह से मिलता है। ठीक है, फिर ज़्यादा जहाँ के कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ के कम होते हैं वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर BR अम्बेडकर ने एक कोट लिखा है, किसके लिए लिखा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए लिखा है। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट की तुलना किससे की है? जो ब्रिटेन के किंग एंड क्वीन हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी पोस्ट की तुलना की है। ठीक है, बट अगर पावर की तुलना की जाए, ठीक है, बट अगर पावर की तुलना की जाए तो यहाँ पर
किसके समान है, मतलब जो ये जो विधिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अगर तुलना की जाए तो किसके समान है? अमेरिका में भी राष्ट्रपति है और इंडिया में भी क्या है? राष्ट्रपति है। बट ब्रिटेन में क्या है? राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है देश का औपचारिक प्रमुख होता है ना, मतलब ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं ना, शक्तियाँ, इसकी तुलना किससे की है? ब्रिटेन के क्राउन से की है। फिर से एक बार कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेम पोजीशन किसकी है? किंग एंड क्राउन के पास। जो ब्रिटेन में पोजीशन है ना किंग एंड क्राउन के पास, मतलब इनके पास जो शक्तियाँ हैं वो ही भारत के प्रेसिडेंट के पास है। बट जो प्रेसिडेंट वर्ड है ना, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कहाँ से है? क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो भारत का भी क्या है? प्रेसिडेंट। क्लियर है चीज़ें? तो ये चीज़ें रहेंगी, तो ये आप कोट याद रखेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड। वोटर्स जो होते हैं MPs एंड MLAs डू नॉट वोट फॉर द जस्ट वन कैंडिडेट, दे रैंक द कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। MPs एंड MLAs जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ देयर एरिया करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो प्रोपोर्शन आता है, जो वोट करते हैं वो कैसे किया जाता है? जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना, उसके थ्रू किया जाता है। कैंडिडेट ने वोट कर दिया, MPs एंड MLAs ने वोट कर दिया, ठीक है, इसके बाद उनके द्वारा जो वोट किया जाता है वो वोट वेस्ट नहीं जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस दूसरे प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अभी समझेंगे कैसे। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट गेट एनफ वोट, अगर पहले कैंडिडेट को एनफ वोट नहीं मिले, मान लीजिए मैंने वोट दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ए कैंडिडेट की है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी बी की है, थर्ड प्रेफरेंस पे मेरी सी कैंडिडेट रहेगा। अब मान लीजिए ए कैंडिडेट को पूरे वोट नहीं मिलते हैं, वोट कम रह जाते हैं और वो एलिमिनेशन होगा उनका, तो वो जो वोट उनको मिले हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे बी एंड सी को। ठीक है, इसी तरह से अगर बी को वोट नहीं मिलेंगे मैक्सिमम, तो वो ट्रांसफ़र किसको हो जाएंगे? सी को। इस तरह से हमारा कैंडिडेट जो सी है वो जीत जाएगा। ये रहता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है STV के बारे में। EVM मशीन को यूज़ नहीं किया जाता, सीक्रेट बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, EVM का यूज़ नहीं किया जाता, सीक्रेट बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। क्लियर है चीज़ें? अब STV का मतलब क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। इफ़ योर फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट लूजेज, मतलब पहले जो मैंने पहले कैंडिडेट को वोट दिया है, अगर उसको एनफ वोट नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो वोट वेस्ट नहीं जाएगा, वो अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस किस में मेंशन किया गया है? STV में मेंशन किया गया है। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ यूज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इस सिस्टम को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अंडर विच आर्टिकल 55 में इसको यूज़ किया जाता है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में बता रखी है राष्ट्रपति के टर्म के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। 5 इयर्स का रहेगा। ठीक है, 5 सालों तक राष्ट्रपति का चुनाव मतलब होने के बाद वो अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिज़ाइन, प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, जब तक कोई नया सक्सेसर, अब अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते और अपने पोस्ट पर हैं तो कब तक अपने पोस्ट पर रहेंगे? बिना रेजिग्नेशन के, जब तक कोई नया सक्सेसर उनकी जगह चुनकर नहीं आ जाएगा तब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। और अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? आप सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू इज़ आवर प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, शी बिकेम द 15th प्रेसिडेंट। वो क्या शी बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कब बनी थी वो 15th प्रेसिडेंट? 25 जुलाई
2022 को उन्होंने शपथ ली। भारत की 16वीं राष्ट्रपति हैं, पर अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो वो क्या है, 15th नंबर की है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक, ध्यान से समझ लेना। 16वीं तो वो क्या है, 16वीं क्या है, भारत की 16वीं राष्ट्रपति है। बट अगर पद के अनुसार, पोस्ट के अनुसार देखें तो वो 16वें नंबर की होगी, पर व्यक्ति के अनुसार देखें तो वो 15वें नंबर की होगी। बताओ कैसे? क्योंकि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो क्या बने थे, वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। तो पोस्ट के अनुसार तो ये क्या हो गया, 16वां हो गया, 16th नंबर का हो गया, ठीक है। पोस्ट के अनुसार, पद के अनुसार कितने नंबर का हो गया, 16वीं। बट अगर हम व्यक्ति के अनुसार देखें तो क्या होगा, 15th प्रेसिडेंट लिखा है मैंने। इट मीन्स वो व्यक्ति के अनुसार लिखा है मैंने यहाँ पे 15th प्रेसिडेंट। इन्होंने ओथ कब ली, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने ओथ ली, ठीक है, 22, ठीक है, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने ओथ ली। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 57 में क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एक जो प्रेसिडेंट है वो एक से अधिक बार, कितनी बार भी क्या रह सकते हैं, इलेक्शन, कितनी बार भी मतलब प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 57 में है। देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एग्जाम्पल है ये अपने सामने। तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल 58 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 58 में बताया गया है क्वालिफ़िकेशन, प्रेसिडेंट के क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। किस में बताया गया है, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 58 में बताया गया है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक, उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा और राज्यसभा किसी का भी सदस्य बन सकता है, बट वो किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए एट द टाइम व्हेन, जब वो शपथ ले रहा हो, किसकी, प्रेसिडेंट की। उसमें सिर्फ योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की, वो सदस्य होना नहीं चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 59 में क्या है, आर्टिकल 59 में है कंडीशन, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, अभी पढ़ा है हमने, ये शर्तें हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन सा मेथड रहेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सीक्रेट बैलेट पेपर, ये मेथड रहेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ठीक है। अगर वो इलेक्शन के समय कहीं पर भी सदस्य होता है तो ऑटोमेटिकली उनकी पोस्ट क्या मान ली जाएगी, वेकेंट मान ली जाएगी, ठीक है। प्रेसिडेंट को क्या दिया जाएगा, ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, ठीक। क्लियर है चीज़ें? किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की है, यही किस में है, आर्टिकल 59 में भी है, ठीक है। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 60 में क्या, ओथ एंड अफर्मेशन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस। सीजेआई ऑफ इंडिया, कमेंट करेंगे अभी प्रेजेंट सीजेआई कौन है इंडिया के, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो कि सुप्रीम कोर्ट पे थी उसमें बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज एट प्रेजेंट कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या बता रखा है, ओथ के बारे में बता रखा है। राष्ट्रपति का जो शपथ है उसका जो प्रारूप है अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, बाकी सभी का अनुसूची 3 में है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 159 में किसकी है, गवर्नर की है। फिर से बात कर लेते हैं, आर्टिकल 60 में किसकी है, प्रेसिडेंट, 69 में किसकी है, वाइस प्रेसिडेंट, 159 में किसकी है, गवर्नर की ओथ है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है फॉर दी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हुई? आर्टिकल 61 पे मूव करते हैं।
आर्टिकल 61 बताता है प्रेसिडेंट का रिमूवल किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव किस तरह से किया जाएगा तो और क्यों किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा संविधान का क्या करने पर, अतिक्रमण करने पर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अतिक्रमण करने पर ही क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा, इम्पीच किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा, 2 हाउसेज है अपने, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ठीक है, या तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है या लोकसभा में भी लाया जा सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट पर किसी भी तरह का कोई भी प्रस्ताव चलाने से पहले उनको सूचना दी जानी ज़रूरी है। महाभियोग पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी ज़रूरी है, ताकि वह स्वयं या अपने लिए मतलब कि अपने लिए भी क्या कर सकें, वो प्रतिनिधि भेजकर अपना भी वो जो पक्ष रखना चाहते हैं वो रख सकें। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। बट ये जो प्रस्ताव है ये लाने के लिए भी क्या चाहिए, कम से कम 1/4 और टोटल मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हाउस पासिस दी रेजोल्यूशन द हाउस वेयर, जहाँ पर ये चार्ज लाया जाएगा, जहाँ पे ये चार्ज प्रेजेंट किया जाएगा, ये रेजोल्यूशन लाने के लिए क्या चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबर की। ठीक है, फर्स्ट रेजोल्यूशन द फर्स्ट हाउस वेयर द चार्जेस आर इंट्रोड्यूस मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। क्या लिखा है, फिर से पढ़ लेते हैं। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग, मतलब देखो महाभियोग का जो ये प्रस्ताव है राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में पास होना ज़रूरी है, और दोनों सदनों में जो कुल सदस्य हैं दोनों सदनों के, राज्यसभा के अलग है मेंबर्स, लोकसभा के अलग सदस्य हैं, दोनों सदनों के कितने मेंबर्स से पास होना ज़रूरी है, 2/3 बहुमत से पारित होते ही, मतलब 2/3 मेजॉरिटी से पास होते ही राष्ट्रपति को क्या मान लिया जाएगा, पदमुक्त मान लिया जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर है चीज़ें। सिग्नेटरी फिर से पढ़ लेते हैं। नोटिस कितने दिनों में दिया जाना है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर, नोटिस मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। जो नोटिस है वो कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, नोटिस को कम से कम 1/4 मेंबर 1/4 मेंबर साइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस पास होने के बाद, फर्स्ट हाउस में रेजोल्यूशन पास होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी से दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी जितने मेंबर है वहाँ पर भी 2/3 मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, इन्वेस्टिगेशन बाय दी अदर हाउसेस, देखो ये रेजोल्यूशन लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू अपीयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये चार्जेस 2/3 पास होने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर सेकंड हाउस क्या पास करेगा, 2/3 रेजोल्यूशन पहले हाउस में पास होगा, फर्स्ट हाउस लिखा था ना वहाँ पे, तो दोनों हाउसेज में क्या होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। पहले हाउस में पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में आएगा, दूसरा हाउस भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर दूसरा हाउस पास करेगा 2/3 मेजॉरिटी से। क्या इतना प्रोसेस क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा प्रेसिडेंट, अगर चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक है, और अगर पास हो जाता है, पास होने के बाद ही सेकंड हाउस में क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये होल प्रोसेस रहेगा। अब तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। ठीक है, अब तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं लाया गया है। क्लियर है चीज़ें। आर्टिकल 62 में क्या है, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहेगी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। ऑफिस
सडन वैकेंसी आ जाए तो किस तरह से वैकेंसी को फिल किया जाएगा। इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा न्यू प्रेसिडेंट का, ठीक है, बिफोर द टर्म्स एंड। एक तो मतलब कि अगर राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पे है तो उनका टर्म पूरा होने से पहले पहले क्या किया जाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर सडन कोई रीज़न हो जाता है, जैसे डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट या रिमूवल हो जाता है, तो इलेक्शंस को मस्ट है कि 6 मंथ के बीच बीच में ही क्या करवाना है, कंडक्ट करवाया जाना है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स 52 से 62। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 72 में राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर है ना, राष्ट्रपति की क्या है, पार्डनिंग पावर है। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई गई है, जैसे विधायी, न्यायिक, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में हैं। अभी हम आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये इमरजेंसी पावर का, किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के पास पावर है कि वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पावर कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, ये पावर पार्ट 18 में मेंशन की गई है, ठीक है, पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360, 352, 356 एंड 360 ये 3 आर्टिकल रहेंगे जिसमें इमरजेंसी पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? कौन से पार्ट में है, पार्ट 18 में है। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 352, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। कहाँ, व्हेन कैन इट बी डिक्लेयर्ड, कब डिक्लेयर की जाएगी, जब कोई बाहर से आक्रमण हो जाए, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड हो, बाहर से आक्रमण होने पर, एक्सटर्नल एग्रेशन या हमारी खुद की आर्मी क्या कर दे, रिबेलियन कर दे, मतलब आर्म्ड रिबेलियन होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर क्या डिक्लेयर की जाएगी, इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन होने से पहले 1978 में हुआ था। इसके होने से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था आर्टिकल 352 में, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को डाल दिया गया है। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए कौन एडवाइस करते हैं, किसके कहने पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं, प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, उनके कहने पर क्या डिक्लेयर करते हैं, इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कितने दिनों में अप्रूवल देती है, मस्ट बी अप्रूव्ड 1 मंथ में, बोथ दी हाउसेस, ठीक, 1 मंथ में अप्रूवल होना ज़रूरी है। इस अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ड्यूरेशन कितने समय तक लागू रह सकता है, अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, 6 महीने तक, ठीक है। अगर इसको अगले 6 महीने तक लागू करना है तो दोबारा पार्लियामेंट की क्या चाहिएगी, अपने को अप्रूवल चाहिएगी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बाहर से आक्रमण करने पर लगता है। कब कब लगा है, 1962 में, 1971 में, 1975 में, ठीक है, 77 में, 1975 में लगा था, ठीक है, 77 तक, 62 में चाइना वॉर के कारण, 71 में पाकिस्तान वॉर के कारण, 1975 में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। हम सबको याद है इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी और लगभग 18 महीने से लेके 2 साल तक की ये क्या थी, 2.5 साल तक की इमरजेंसी हम कह सकते हैं, ठीक है। 18 महीने से लेके 24 महीने के बीच की इमरजेंसी लगी थी, लगभग 2 साल तक की इमरजेंसी थी। क्लियर है चीज़ें। तो ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 362 था। अब पढ़ लेते हैं 356। 356 में क्या है, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या होगा, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगने पर क्या होगा, ठीक है। अब इसको कब डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट स्टेट के काम से, स्टेट की मशीनरी से, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से सेटिस्फाई ना हो तो वो क्या लगवा सकता है, क्या लगा देते हैं वो,
प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर के कहने पर प्रेसिडेंट रूल लगता है यूजुअली, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुसार काम न हो रहा हो, ठीक है, तो भी क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल अंडर विच आर्टिकल 352 के अंतर्गत लग सकता है, सॉरी 356, क्लियर है चीज़ें, स्टेट में 356, ओके। अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, इसमें भी पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी है, ठीक, मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में अप्रूवल जरूरी है, दोनों हाउसेस से ज़रूरी है पार्लियामेंट में, ठीक है। ड्यूरेशन 6 महीने रहेगा, एक्सटेंड इसको भी किया जा सकता है अगले 6 महीने के लिए, मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स का रहेगा, ठीक है, बट कुछ सिचुएशन में कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्लियर है चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर मैंने बताया है राजस्थान में कब कब प्रेसिडेंट रूल लगा है, 1967 से मार्च 67 से लेके अप्रैल 67 के बीच में, जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, ठीक है। 1977 से लेके जून 77 के बीच में हरिदेव जोशी की सरकार के समय, 1980 से जून 80 के बीच में, मतलब फरवरी 1980 से जून 80 के बीच में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 के बीच में, क्लियर है चीज़ें। यहाँ पर लगभग 1 साल तक क्या बनी रही, स्टेट इमरजेंसी भैरव सिंह शेखावत के समय, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या थी, स्टेट इमरजेंसी थी, ओके, अंडर विच आर्टिकल 356, क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक नहीं लगी है। कब डिक्लेयर किया जाता है, जब प्रेसिडेंट क्या ना हो, जब प्रेसिडेंट को लगे कि राज्य में, अपने इंडिया में क्या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, क्लियर है, या फिर कोई पार्ट और एनी पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रेटन्ड कॉन्टीन्यूस until it is revoked by the president, और कब तक ये लगी रहेगी, जब तक प्रेसिडेंट इसको हटा ना दे, ठीक है। इसके लिए अप्रूवल कितने समय में चाहिए, 2 महीने में, ठीक है, इसके लिए भी 2 महीने में अप्रूवल चाहिए। इसको भी कौन रिवोक कर सकता है, कंटिन्यू रहेगा जब तक प्रेसिडेंट इसको नहीं हटाएगा। देयर इज़ नो मैक्सिमम टाइम लिमिट, ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक रह सकते हैं, दोबारा इसको 6 महीने के बाद एक्सटेंड करना है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो मैक्सिमम टाइम लिमिट, क्लियर है चीज़ें। इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, इसका इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेंटर कैन गिव फाइनेंशियल डायरेक्शन टू स्टेट, सेंटर ही देगा फाइनेंशियल डायरेक्शन किसको, स्टेट्स को। सैलरीज़, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ क्या की जा सकती है, डिडक्ट की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है। जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी इनकी सैलरी भी रिड्यूस की जा सकती है। ऑल मनी बिल्स ऑफ द स्टेट कैन बी रिजर्व्ड, मनी बिल्स को क्या किया जा सकता है, रिजर्व्ड किया जा सकता है फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिड्रेशन। जितने भी स्टेट के मनी बिल हैं इनको क्या किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है, किसके कंसिड्रेशन के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए, ठीक है। अभी तक भारत में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक, क्लियर है। तो ये 3 तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, जो कि हमने डिटेल में पढ़ ली है। ये प्रेसिडेंट की क्या है, इमरजेंसी पावर्स हैं, क्लियर है चीज़ें। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं कंक्लूजन, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। सिटीज़न ऑफ इंडिया कंसीडर इनको किया जाता है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पार्ट 5 में बता रखा है, द यूनियन चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव के बारे में है, इनके आर्टिकल 52, 62 भी है। इसके अलावा 80, 85, 86, 87, 108, 111, 123 ये भी किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 74 जैसे कि बताया, ठीक, ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 352 से 360 अभी हमने पढ़ा है। आर्टिकल 103, आर्टिकल 124, 143, ठीक, ये भी किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्लियर है चीज़ें। ऑल्दो जब भी प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए वो किससे लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर की है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट
एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं जो देश में यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया अपना किससे बना है? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों से मिलके ही इंडिया क्या बना है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक प्रेसिडेंट का। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।